हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के प्रीवियस ईयर की सीरीज में आप देख सकते हैं कि 26 जुलाई को पूछे गए शिफ्ट नंबर 1 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो इसके पहले हम लोग 25 जुलाई तक का सेट खत्म कर चुके हैं। 27 तक आखिरी हुआ था, 27 का शिफ्ट 3 तक, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ 7 सेट पीछे हैं। मुझे लगता है कि 32 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ये 33वां होगा आई थिंक। जो भी होगा आप देख लेना एक बार। हम लोग पूरा शिफ्ट खत्म करने वाले हैं। पहले मैथ्स खत्म किया, अब इंग्लिश खत्म कर रहे हैं, फिर रीजनिंग भी करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम बबलू सोनी है। और ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट को, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग सीधे इंग्लिश के सवालों की तरफ। ठीक है, आ जाइए, नीचे आ जाइए। यहाँ से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो शुरू होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या बोलता है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस आदमी। ठीक है, वी लिव्ड इन अ वेरी फ्रूगल लाइफ ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड। हम लोग बचपन के समय बहुत ही कंजूस जिंदगी जिए थे। ठीक है, तो यहाँ इसका उल्टा निकालना है। एंटोनिम क्या हो जाएगा भैया? एक्स्ट्रा वैगेंट। जो खर्चीला होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा वैगेंट बोलते हैं। ठीक है, रेकलेस का मतलब होता है भाई लापरवाह को बोलते हैं रेकलेस, लापरवाह आप लिख लो इसको। वेयरी का मतलब होता है थका देने वाला को बोलते हैं वेयरी। ठीक है, और सीवियर का मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही कठिन सिचुएशन है, सीवियर कंडीशन चल रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सीवियर, गंभीर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 आ चुका है एक पैराजम्बल आपके सामने। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग करते हैं पैराजम्बल। हम लोग कैसे करते हैं, पहले चेकआउट करते हैं कि ऑप्शन किस तरह का दे रखा है। तो ऑप्शन में आप चेकआउट करेंगे यहाँ पे कि 3 ऑप्शन में बी से स्टार्टिंग है, मतलब बी के होने की संभावना 99% है। ठीक है, अगर 2 होता तो 60%। हमने ऐसा मान के हमेशा कोशिश किया है। ठीक है, और ये सही भी होता है इस केस को लेकर। ठीक है, तो बी होने की संभावना 99% है। अगर सी ऑप्शन है तो पहले सी को पढ़ लेते हैं। द टर्म सेंट हाउएवर हालांकि इज यूज्ड डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग एंड डिनोमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंट के जो टर्म है हालांकि हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट तरीके से, मतलब इसके पहले कुछ और सेंट का नाम कहा गया होगा, उसके बाद का ये सेंटेंस है। यानी कि पहला सेंटेंस हमारा कंफर्म हो चुका है कि सी हमारा नहीं होगा भाई। ठीक है, सी को हमने काट के हटा दिया। आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं कि अगर बी से शुरुआत है तो पहले हम बी पढ़ लेते हैं भाई साहब, सिंपल तरीके से। इन अ रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, अ सेंट इज अ पर्सन। संत महात्मा जो होता है वो एक ऐसा इंसान होता है वो हु इज व्यूड एज पोजेसिंग एन अनकॉमन डिग्री ऑफ होलीनेस। पवित्रता का रूप कह सकते हैं आप उसको। सिमिलैरिटी और प्रॉक्सिमिटी ऑफ गॉड। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि वो भगवान का निकट रूप से, ऐसा कुछ जो भी है। ठीक है, तो ये तो पहला सेंटेंस हो गया। बी के बाद कौन सा सेंटेंस को मर्ज करें आप वो देखना एक बार। तो यहाँ देखेंगे जैसे आपने यहाँ पे सेंट के बारे में देखा कि सेंट एक ऐसा इंसान है, फिर आपने तुरंत देखा कि सेंट के बारे में द टर्म सेंट हाउएवर हालांकि यूज डिफरेंटली। पहले यहाँ पे सेंट की तारीफ करी कि सेंट क्या क्या हो सकता है, हम लोग किस तरीके से उसको देखते हैं, पोजीशन कैसा रहता है, अनकॉमन मैन को हम किस तरह मानते हैं, होलीनेस के रूप में देखते हैं, प्रॉक्सिमिटी टू गॉड देखते हैं। फिर कह रहा है कि अच्छा ये टर्म जो सेंट है ना हालांकि यूज करते हैं वो डिफरेंट तरीके से डिपेंडिंग ऑन द सेटिंग एंड डिनोमिनेशन। समझ गए? मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी और सी तुम्हारा जो है ना वो रिलेशन में है, डायरेक्टली तुम्हारे क्या रिलेशन में है। समझ गए बात को? सम सेंट्स रिसीव ऑफिशियल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता। इसे सियास्टिकल रिकॉग्नाइजेशन, किसी अलग तरीके की पहचान की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ए पब्लिक cult of veneration through the process of canonization in the Catholic Church or glorification in the Eastern Orthodox Church। यहाँ पे देखो आपने चर्च की बात करी है और यहाँ पे जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ये बिल्कुल यही वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं वर्ड को बहुत जोड़ता हूँ। वर्ड जोड़ने से फायदा ये होता है कि वो पता लग जाता है कि हमारा ए और डी जो है संबंध में है। जैसे हमने क्या देखा यहाँ पे कि यहाँ एक संत के बारे में कहा गया था, फिर यही वर्ड यहाँ यहाँ मुझे देखने को मिला, तो मुझे पता लग गया अच्छा ये दोनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं रिलेशन तो है, दोनों सेंटेंस साथ में आएंगे। ठीक है, 90% केस में ऐसा होता है। तो वर्ड को आप ढूंढिए कि वर्ड कौन सा मैच हो रहा है, लेकिन हाँ वो वर्ड मेन वर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड आप ढूंढ रहे हो। ईजेमार नहीं ढूंढना है, हेल्पिंग वर्ब को नहीं ढूंढना है, आपको किसी मेन वर्ब को ढूंढना है, सॉरी मेन वर्ड को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि ए और डी जो है रिलेशन में है, तो यहाँ मुझे पता चल जाएगा कि पहले स्टार्टिंग में तुम्हारा बी और सी होगा, तो ये हम काट के हटाएंगे। यहाँ देखो बी और सी है, कोई दिक्कत नहीं। अब डी पहले कि ए पहले, ये जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे ना कि इन कैथोलिक, किसी चर्च के बारे में कह रहा है कि ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स Lutheran teaching of their all of their faithful departed in heaven are considered saints, although some are deemed deserving of more praise and emulation। कुछ तारीफ हो रही है फिर से।
तो उनमें से कुछ सेंट, सम सेंट्स रिसीव, उनमें से कह रहा है कुछ सेंट्स के ऐसे भी हैं जो रिसीव करते हैं ऑफिशियल तरह के, अलग तरीके पहचान मिलता है उनको, एंड एज अ रिजल्ट उनको अलग तरीके से पब्लिक में मतलब मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सोच सकते हैं कि पहले हमारा ए होगा फिर तुम्हारा डी होगा। तो ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप 90% केस में क्या होता है कि आप पैराजम्बल को सही तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, फिर भी 10% केस ऐसा होता है कि आप सब कुछ सही करने के बाद भी गलतियां हो जाती है। ये पैराजम्बल का रूल है। तो मैं क्या करता हूँ एग्जाम हॉल में हमेशा मैं कम से कम 1 मिनट टाइम देता हूँ पैराजम्बल में। अब तुम बोलोगे टाइम सर कहाँ से बचाएंगे हम, तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह टाइम को सेट करोगे, किस तरह फास्टली तुम करोगे वॉइस का सवाल, नरेशन का सवाल, जो ग्रामेटिकल एरर्स है कैसे तुम फास्ट करोगे ताकि तुमको थोड़ा टाइम पैराजम्बल के लिए मिलेगा। और जो अंतिम 5 सवाल होते हैं ना क्लोज टेस्ट, वो तुम कैसे करोगे, इसके तुमको टाइम बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समझे आप करोगे तो गलतियां हो जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द रिक्वायर्ड आंसर। नंबर 3 पे आते हैं भाई। विच कैनॉट बी रीड, जिसको पढ़ नहीं सकते उसको बोलते हैं भैया इलिजिबल, अपठनीय। इनविजिबल का मतलब होता है जो अदृश्य है, जिसको हम देख नहीं सकते। इलिटरेट का मतलब जो अशिक्षित है। और इनऑडिबल इज ऑल अबाउट, आप जिसे सुन नहीं सकते। तो चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही आसान था और सवाल भी आसान था। आगे बढ़ते हैं। कौन से सवाल में आपसे कह रहा है कि स्पेलिंग एरर नहीं है। आओ जरा देखते हैं। किंडन गार्डन होता है तो किंडन गार्डन लिखा हुआ है, काट के हटाओ। किंडन गार्डन यहाँ फिर से लिख दिया है। अच्छा, किंडर गार्डन होना चाहिए। आई डोंट नो, इसमें भी तो टी है, यहाँ भी तो मिस्टेक मुझे दिख रहा है। या फिर किंडन गार्डन होता होगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है ऐसा भी कुछ है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो प्रिंसिपल्स कार, ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल 2 वर्ड होता है। आप देखो यहाँ पे, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल एक ये वाला होता है और एक तुम्हारा प्रिंसिपल ये वाला होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सिद्धांत। और इसका मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, या फिर इसको एक और रूप में इस्तेमाल करते हैं मुख्य। नहीं बोलते व्हाट इज द प्रिंसिपल थीम ऑफ दिस बुक, नहीं बोलते इसका मुख्य थीम क्या है। तो मुख्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसी प्रिंसिपल का। तो वही यहाँ पे तुमसे कह रहा है, अगर किसी के कार के बारे में कह रहा है, मतलब गाड़ी के बारे में, तो वो सिद्धांत की बात नहीं करेगा बल्कि प्रधानाचार्य की बात करेगा। दैट इज ऑल अबाउट PAL, राइट। तो यहाँ ये सही हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल है तो कुछ और मिस्टेक होंगे। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट, यहाँ पे गड़बड़ लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट में सिंगल L होता है ऐसे। तो इस तरह के सवाल आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। बाकी एक बार ये चेक कर लेना किंडन गार्टन कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान सवाल है ये सब। ठीक है, नंबर 5 पे आते हैं। शकुंतला देवी वॉज बोर्न ऑन 4th नवंबर 1929 इन हर चाइल्डहुड सी फिल इन द ब्लैंक्स टू स्कूल। ठीक है, 4 नवंबर 1929 को वो बोर्न हुआ था, उनका जन्म हुआ था। वो बचपन के समय वो कभी स्कूल नहीं गई, तो हैड नेवर बीन स्कूल, हैड नेवर बीन टू स्कूल, समझ गए। यहाँ पे हैड क्यों लगेगा और हैव क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी बातें हैं, पास्ट में बीत चुका है। जो चीजें बीत चुकी है उसके लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं, पास्ट परफेक्ट का। ठीक है, तो क्या लगाएंगे हम लोग, हैड नेवर बीन टू स्कूल। एवर का मतलब तो हमेशा होता है, कभी होता है। हैव यू एवर गॉन टू विजिट आगरा, या फिर हैव यू एवर गॉन टू विजिट ताजमहल, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब एवर का मतलब हम इस्तेमाल करते हैं कभी के रूप में, या फिर कभी कभार के रूप में, या कभी कभी इसको एवर के रूप को हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, है ना। तो आई विल एवर लव यू, राइट बोलते हैं ना, ऑलवेज, राइट। तो यहाँ इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नंबर 6 पे आते हैं। देयर इज अ चार्म ऑन द मिडनाइट एयर विच ऑल कैन नॉट एक्सपीरियंस। तो ऑन द मिडनाइट एयर नहीं बल्कि इन द मिडनाइट एयर होता है, और ये आपको पता है। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रेज होता है। ठीक है, इन द मिडनाइट एयर, इन द मिडनाइट एयर होता है, ऑन द मिडनाइट एयर तुम्हारा नहीं होता है। समझ गए बात को, आगे बढ़े। बहुत ही आसान है ये, आगे बढ़ते हैं। अनिता keeps on repeating that she is innocent but there is fill in the blanks। अनिता जो है वो कीप ऑन मतलब बनाए रखना, चिल्लाते रहना, वट एवर जो भी बोलो आप। उसने ये बोलते रही कि रिपीट करते रही हमेशा कि वो इनोसेंट है, वो निर्दोष है, बट देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स। नो रबिंग ऑफ द शोल्डर्स, नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब बिना आग के धुआं नहीं होता, ऐसा कुछ कहा जाता है। इसलिए वो चिल्लाते रही कि मैं निर्दोष हूँ, फिर भी लोगों ने नहीं माना। इसका वही मतलब हुआ कि नो स्मोक विदाउट फायर, बिना फायर के धुआं नहीं होती। ये चीज यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है भैया, आगे बढ़े। द फार्मर्स आर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, करना है पैसिव वॉइस में। तो आप देखेंगे यहाँ पे इज हमारे प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये तुम्हारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है जिसमें इज हमारा प्लस वर्ब का सेकंड फोर्थ फॉर्म होता है।
तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे बताओ? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। चेक करो कहाँ कहाँ पहले बीइंग है, पहले वो चेक करो। यहाँ बीन है, काट के हटाओ। यहाँ तो है ही नहीं, काट के हटाओ। यहाँ बीन है, काट के हटाओ। इतने आसान ऑप्शंस होते हैं ना कि आपको आसानी से 5 सेकंड के अंदर उत्तर मिलेगा पैसिव वॉइस के सवाल में। वॉइस का सवाल जो भी आता है। आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट द एम्प्लॉइज मेक इट अ डे। आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट, असाइनमेंट खत्म करने के बाद एम्प्लॉइज ने मेक इट अ डे, अरे नहीं, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे क्यों? इसका मतलब ये होता है स्थगित करना। असाइनमेंट खत्म करने के बाद उसने क्या किया, एम्प्लॉइज ने स्थगित कर दिया काम को। समझ गए बात को? ये तुम्हारा फ्रेज है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ ढूंढेंगे कि इसमें एरर कहाँ पे है। सी इज इन एन हरी नहीं होता है, इन अ हरी होता है ना, जल्दबाजी में। आगे बढ़ते हैं, बेहद ही आसान था। वन में अकम्प्लिश मेनी थिंग्स बाय लिटिल एफर्ट। थोड़ा सा एफर्ट लगा के बहुत कुछ अकम्प्लिश किया जा सकता है। अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिस करना, छोड़ देना। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, रिटेन करना उस चीज को। क्वालिफाई इज ऑल अबाउट, नहीं बोलते एग्जाम क्वालिफाई कर लिया हमने, पास कर जाना। आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूट मतलब कार्यान्वित करना। दिस इज ऑल अबाउट कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइल मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स परसुएडेड, परसुएड का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए मनाना किसी किसी इंसान को, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको आप बोल सकते हैं राजी करना। किसी इंसान को राजी करना इज ऑल अबाउट परसुएड। इसका निकालना आपको एंटोनिम याद रखना। इसका उल्टा क्या होता है? डिसुएड। मतलब डिसुएड करने का मतलब होता है कि हमने किसी चीज को मना कर दिया कि हम वो काम नहीं करेंगे। एक तरफ है मना करना, एक तरफ है राजी करना। तो आपको बताओ कि दोनों एंटोनिम है कि नहीं? बिल्कुल एंटोनिम है। एक वर्ड यहाँ पे इवेड, इवेड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई काम करने से बचना या फिर कोई काम करने से टाल देना, टालना, दैट इज कॉल्ड इवेडेड, है ना। दिस इज द वर्ड। बम्बार्ड नहीं बोलते हैं, बम्बारी कर देना, बम्बार्ड अचानक से बहुत अधिक चीजें इकट्ठा हो जाना, इसको बोलते हैं स्थित होना, सिचुएट होना, स्थित हो जाना। आगे बढ़ते हैं। सुन आफ्टर द डॉक्टर गेव हर द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन का आप क्या दोगे? डोज दोगे ना। तो ये डोज सब डोज क्यों भाई? थर्ड फॉर्म क्यों आएगा? मेडिसिन का डोज देंगे हम, ठीक है। द पेशेंट बिगैन टू फिल इन द ब्लैंक्स। हो तो यहाँ पे एक वर्ड है, ये डोज यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि ये डोज इधर आएगा, तो हमने काट दिया। एक और दो में कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। काट के हटाओ। इतना आसान ऑप्शन होता है ना कि फटाफट बिना उसका मतलब जाने भी उसका टिक लगा के भाग सकते हैं। एक वर्ड होता है DOGJD। इसका मतलब क्या होता है भाई? इस डोज का मतलब होता है झपकी लेना। याद रखना इस चीज को, झपकी लेना। ठीक है, जैसे ही सुन आफ्टर डॉक्टर ने उसको दिया नेक्स्ट डोज, पेशेंट क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया झपकी लेना। आगे बढ़ते हैं, 14 पे आते हैं। फिर से आगे पैरा सिंबल, कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। A, B, C और D, चारों का ऑप्शन क्या है? डिफरेंट है। तो ये सवाल बेहद ही आसान बन जाता है क्योंकि ऑप्शन को एलिमिनेट करना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन को एलिमिनेट करना बड़ा आसान हो जाता है। चलो शुरू करते हैं, आइए करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम लोग पहला सेंटेंस जो है। एंड्रॉयड बिगेन इन 2003 एज ए प्रोजेक्ट ऑफ द अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी एंड्रॉयड INC, कोई कंपनी का नाम है। तो वहां से शुरू होता है, टू डेवलप एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डिजिटल कैमराज। ठीक है, इन 2004। जैसे आपने देखा कि 2003 की बात यहाँ पे कर रहा है, 2004 की बात यहाँ पे कर रहा है, तो बिना आगे हम पढ़े भी ये पता लगा सकते हैं भैया। और यहाँ लिखा 2005, तो बिना आगे पढ़े, बिना सेंटेंस को पढ़े हमको पता लग गया कि ये 3 की कहानी है, 4 की कहानी है, 5 की कहानी, मतलब A के बाद B और B के बाद D आएगा। ये तो फिक्स हो गया मेरा, समझ गए बात। अब C का मुझे नहीं पता, A B D कन्फर्म हो गया मेरा। अगर C पढ़ेंगे तो एंड्रॉयड इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सेलुलर टेलीफोन्स एंड टैबलेट कंप्यूटर्स। पहले एंड्रॉयड की कहानी बताई गई कि एंड्रॉयड है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर बताया गया अच्छा ये कब शुरुआत हुआ। फिर 2004 में कुछ कही गई, फिर 5 में कुछ कहा गया, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा CABD बन जाएगा। बेहद ही आसान पैराजम्बल। इस बंदे ने टिक नहीं लगाया, लगता टाइम बचा ही नहीं इसको। आसान था ये वाला, इसलिए मैं कहता हूँ जब ऑप्शन सारे डिफरेंट होते हैं तो एलिमिनेट करना बड़ा आसान हो जाता है। व्हाट इज द इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको ढूंढना है। आप देखो यहाँ पे प्रेफरेंस, प्रिजर्वेरेंस तो सही लिखा हुआ है, प्रिजर्वेरेंस। प्रीपोंडरेंस, तो प्रिजर्वेरेंस जो होता है उसको बोलते हैं ना कि किसी काम को सही लगन से करना, दृढ़ता से करना, है ना, फर्मनेस से करना, प्रिजर्वेरेंस नहीं बोलते हैं उसको। एक वर्ड यहाँ पे है प्रीपोंडरेंस। दिस इज ऑल अबाउट, आप इसको बोलते हैं ना कि प्रमुखता होना, प्रीपोंडरेंस हो जाना, प्रमुखता इज ऑल अबाउट प्रीपोंडरेंस। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, आपको पता है ये बात।
और लास्ट है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस जो होता है डबल एफ नहीं होता है, मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल नहीं होता है। प्रेफरेंस इज दिस, आप देख सकते हैं प्रेफरेंस। ठीक है, किसी काम को प्रेफर करो, नहीं बोलते हैं कि हमने ये वाला चॉइस किया, मेरा प्रेफरेंस अलग है। बोलते हैं ना कि आई प्रेफर चाय टू कॉफी। आपने पढ़ा होगा इस चीज को कि हम जो है प्रीफर करते हैं चाय को कॉफी के बदले। ठीक है, प्रीफर के संग हमेशा क्या आता है, टू आता है। प्रीफर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, ओल्डर टू, एल्डर टू, राइट। आपने पढ़ा होगा। जैसे ग्रामेटिकल जो भी आपकी रूल्स हैं, याद कर लेना इस चीज को। दोज 4 पेजेस वेयर टॉर्न बाय जैक। ठीक है, वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वाज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ मिलता है बताओ? ये पैसिव वर्ब, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ये तुम्हारा सिंपल पास्ट का है। ये तुम्हारा सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जरा ढूंढते हैं सेकंड फॉर्म कहाँ पे है। आओ जरा बताओ। टोर है, ये टीयर्स है, फर्स्ट फॉर्म काट के हटाओ। टीयर है, काट के हटाओ। टोर यहाँ भी ठीक है, मतलब फर्स्ट और फोर में चेकआउट करते हैं। जैक, टोर, दिज कहाँ से आ गया? जब यहाँ पे तुम्हारा दोज है तो दिज क्यों आएगा? काट के हटाओ। इतने आसान होते हैं ना वॉइस का सवाल की पूछो मत। 17 पे आते हैं, और यहाँ पे आपसे कह रहा है ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है कि किस में ग्रामेटिकल एरर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, When Mrs. Sinha came to see Varanasi in 2019, Nupur has already been teaching there for 5 years. बिल्कुल ठीक है। तो बाकी ये सवाल इतना आसान होता है कि मैं क्या समझाऊं इसमें, बताओ। आप इसको खुद चेकआउट करो कि बाकी में क्या गड़बड़ी है। ठीक है, बाकी में क्या गड़बड़ी है। ठीक है, बाकी में क्या गड़बड़ी है। When Mrs. Sinha came to see Varanasi in 2019, Nupur has already been teaching there for 5 years. दोनों सेम ही लिखा हुआ है। When Mrs. Sinha came to see Varanasi in 2019, Nupur has already been teaching there for 5 years. दोनों सेम लिखा होगा भाई, मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या है सही क्या गलत। आगे बढ़ते हैं, तुम खुद से कर लेना, ये सवाल आसान है। 18 पे आते हैं, फिर से आ चुका है पैराजम्बल, कोई दिक्कत नहीं, फिर से करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे पहले। ए है, फिर बी और सी है, मतलब डी हमने पढ़ना ही नहीं है क्योंकि डी स्टार्टिंग में ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, 2 बार ए होने का मतलब होता है कि 60% चांस है कि तुम्हारा ए होगा। अब यहाँ तुम आंसर मत देखो, 40% केस में ए नहीं भी होता है। ठीक है, तो पहले हम ए को पढ़ लेते हैं कि ए तुम्हारा क्या कह रहा है कि इंडिया हैज नॉट, हम इसको दिमाग में लेके चलेंगे, अच्छा ए होने की संभावना ज्यादा है। ए हैज एन अपबीट विजन ऑफ अ लिबरल, नॉन वायलेंट, रिलेटिवली प्लुरलिस्टिक डेमोक्रेसी विद नॉन थ्रेटनिंग ग्लोबल लीडरशिप। किसी को डराता वराता नहीं है, धमकी देता नहीं किसी इंसान को। बहुत अच्छा, मतलब हमारे देश की खुद की तारीफ हो रही है, तो तारीफ सुनना बहुत जरूरी है इंडिया के बारे में। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारा हो सकता है। इसको ऊपर कैसा लगता है कि हमारा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एपिक्स फ्रॉम mythologies like the Mahabharata, Ramayana are मतलब likened to classic Greek works like the Odyssey and जो भी है, between 1 and 1000 AD India was lauded। लॉर्ड का मतलब, आप लाउड बोलो, लॉर्ड बोलो मतलब प्रशंसा की बात करी जा रही है। इंडिया was lauded as the golden bird for its GDP। बाप रे, which was higher than China at the time। उस वक्त तक चाइना से भी बड़ा था, ऐसा कुछ यहाँ पे कहने को मिल रहा है। Luminaries like Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore, as well as the art of literature, music, dance and software industry, जो भी आयुर्वेदा के बारे में कह रहे हैं, जनरेट करता है staggering array of software assets that highlight India's appeal to the world's population। ठीक है, आपने एक वर्ड देखा होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं उस वर्ड को लिंक करूंगा। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। विद अशोकाज बुधा एंड गांधी serving as the primary leaders, Indians are known for their core values of respect, harmony and fraternity। बहुत बढ़िया, आप इतना पढ़ लिया। अब ये देखो, एक काम करो, अब जरा लिंक करो सेंटेंस को कि कौन सा सेंटेंस किस सेंटेंस से रिलेशन में है, जिससे कि हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, जैसे आपने देखा कि इंडिया के बारे में कही जा रही है कि इंडिया का कुछ भी है, इंडिया के बारे में कहा जा रहा है। जैसे हमने बी पढ़ा, एपिक्स फ्रॉम माइथोलॉजी, महाभारत के बारे में कहा कि महाभारत के समय, रामायण के समय पता चलता है कि इंडिया को हम लोग प्रशंसा करते थे, गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया कहते थे। मतलब ये इंडिया के बाद का सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस के बाद का सेंटेंस है, मतलब बी हमारा नहीं होगा। फिर ये लुमिनर्स बोलते हैं, विद्वान लोग बारे में कह रहे हैं, महात्मा गांधी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, जो भी है, जिनका हम नाम जानते हैं, ये भी हमारे इंडिया के बाद आएगा। समझ रहे हो, इनकी सी हमारे ऑप्शन में नहीं आएगा।
और डी तो है ही नहीं, तो फिक्स है कि तुम्हारा ए स्टार्टिंग में होगा, तो हम क्यों ना इन दोनों काट के हटाएंगे। अब ए के बाद बी होगा कि सी होगा, पहले ये चेक करो। तो ए के बाद अगर डायरेक्टली तुम मैथोलॉजी पे आओगे, महाभारत की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं, तो ये बाद की बात है। पहले हम क्या करेंगे, जो आज की इंडिया की बात करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देखो, इंडिया जो है आज के ज़माने में कह रहा है कि हैज़ एन अपबीट वर्जन ऑफ लिबरल नॉन वोलेंट रिलेटिवली, जो भी है उसके बारे में कह रहा है कि आज की कहानी है। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, गांधी जी इसकी बात करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, फिर अशोका की बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे, अच्छा पुराने समय की बात है, इंडिया ऐसा हुआ करता था। समझ रहे हो बात? तो पहले हम क्या करेंगे, ए के बाद सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर हमारा बी आएगा। तो इस तरह से आप इस पैराजम्बल को कर पाएंगे। इतना बढ़िया पैराजम्बल है, बढ़िया पैराजम्बल है, कंफ्यूज करने वाला है लेकिन सही है, मजा आएगा आपको। आगे बढ़े। द प्रोफेसर लेक्चर्स आर वेरी कन्वेंशनल, कन्वेंशनल बोलते हैं ट्रेडिशनल को, पारंपरिक को, एंड सो टेडियस, इतना पारंपरिक है, इतना कन्वेंशनल है कि वो फिर टेडियस मतलब होता है उबाऊ। इसी को बोलते हैं भैया मोनोटोनस, एक वर्ड है जो कि आप याद रखना, बहुत बार पूछा गया मोनोटोनस को। ठीक है, तो ये वर्ड भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है आपसे, एंटोनिम पूछ रहा है, तो जो उबाऊ होगा, जो टेडियस होगा, उसका उल्टा क्या होगा, इंटरेस्टिंग होगा। समझ रहे बात? इन्फॉर्मेटिव तो नहीं होगा, बोरिंग तो नहीं होगा, ये तो दोनों क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा उसका। आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था। अ स्ट्रॉन्ग मैन इज अ मीडिएटर बिटवीन द डिवाइन एंड द मॉर्टल फैट। मॉर्टल यहाँ पे जो हाईलाइट वर्ड है, मॉर्टल का मतलब होता है भैया मरणशील, ह्यूमन इज अ मॉर्टल। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओवरजॉयड का जो मतलब होता है, ओवरजॉयड का मतलब अगर आप देखेंगे तो खुशी से पागल होना, मतलब ज्यादा खुश होना। लिथल का मतलब होता है घातक, लिथल को नहीं बोल सकते हैं आप डेडली, नहीं बोलते हैं, लिथल का मतलब होता है घातक। तो बाकी आप वर्ड देखें यहाँ पे, सिंसियर गंभीर, डिलाइटफुल का मतलब खुशी। तो मुझे किसी भी हिसाब से ये वाला और ये वाला तो नहीं दिख रहा है कि हमारा ऑप्शन में आएगा इसका उल्टा। खुशी की बात क्यों हो रही है, मॉर्टल की कहानी है, तो मरणशील का उल्टा अमरणशील होना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लिथल का मतलब घातक है। स्ट्रॉन्ग मैन इज ए मेडिएटर बिटवीन, स्ट्रॉन्ग मैन जो मजबूत आदमी होता है वो मेडिएटर बनता है किसके बीच में, डिवाइन एंड मॉर्टल फैट। अच्छा, तो यहाँ पे मॉर्टल का जो अर्थ आएगा वो मुझे पता नहीं चल रहा है कि लिथल क्यों होगा, लिथल का मतलब तो घातक है। अच्छा, घातक का मतलब ये हुआ कि अच्छा, लिथल घातक, आई डोंट नो व्हाट इज मुझे नहीं पता, नहीं चल रहा है कि इसमें किस तरह से लिथल होगा। बाकी मैंने सबका मतलब आपको बता दिया, आप एक बार चेक कर लेना कि इसमें क्या होगा। बाकी ऑप्शन अगर ग्रीन जोन में यहाँ पे लिखा हुआ लिथल, तो लिथल का मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा आलसी ही होता है। कभी कभी किसी केस में नहीं बोलते हैं कि बहुत ही आलसी हो, आलसी टाइप का हो, लिथल हो। आई डोंट नो हाउ इट इज द एंटोनिम ऑफ मॉडल। आगे बढ़ते हैं। मॉडल का ए मॉडल तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऑप्शन के अनुसार चेकआउट करना पड़ता है कि हाँ कौन सा सही सूट करता है, बट यहाँ पे मुझे कोई सूट करता हुआ नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं हम लोग सीधे क्लोज टेस्ट में। We know infinitely fill in the blanks about the wealthy people of Egypt than we do about the ordinary people. इजिप्ट के लोग के बारे में कह रहा है, वेल्दी का मतलब धनी व्यक्ति के बारे में कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए क्लोज टेस्ट को 30 सेकंड के लिए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि ये जो पैसेज है वो किस बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे, वी नो इनफाइनाइटली फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे, मोर है, मोस्ट है, मोर एंड मच। अबाउट द वेल्दी पीपल, जब पीपल है तो पीपल के साथ हम क्या मच का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल तो नहीं है। ठीक है, वी नो इनफाइनाइटली मोस्ट अबाउट द, मोस्ट ऑफ द पीपल रहता तो मोस्ट ऑफ लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑफ तो है नहीं। हाँ, वी नो इनफाइनाइटली मेनी अबाउट द वेल्दी पीपल, नहीं, मोर अबाउट द वेल्दी पीपल। आप खुद से चेक करना, आपको पता लग जाएगा कि हमने मोर क्यों लगाया। ठीक है, आगे बढ़े। मच क्यों होगा, मच तो होगा ही नहीं, मच का संभावना ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वी डू जो हम जानते हैं अबाउट साधारण लोग के बारे में, एज मोस्ट मोन्यूमेंट्स वेयर मेड फॉर द रिच। ठीक है, बड़े लोग के लिए मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। हाउसेस इन विच ऑर्डिनरी पीपल Egyptian lived have not been preserved, and when most people lived, died, they were, मतलब वही कह रहा है कि इजिप्टियन जो लिव करते हैं उनको संरक्षित नहीं किया जाता है। असाधारण लोग के बारे में कह रहा है, जो उनका हाउसेस होता है, हाउसेस यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, उनको प्रिजर्व नहीं किया जाता है। when most people died, they were, उनको सिंपल ग्रेव, इसका मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, दफनाने का क्या बोलते हैं उसको, ग्रेव क्या बोलते हैं यार उसको, हिंदी समझ नहीं आ रहा है, जिसमें दफन करते हैं, जो ऊपर नहीं होता है शेप इस तरह का, तो उसी को बोल रहा है ग्रेव बोलता है। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं हम ब्यूरिड करते हैं ना, ठीक है, दे वेयर ब्यूरिड। यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, अगर इसका मतलब नहीं मालूम तो बी आप लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि दे वेयर ब्यूरिड, यहाँ पैसिव वॉइस आपको दिख रहा है फटाफट, तो वाज या वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, समझ रहे हैं? तो ऑप्शन का अगर आपको नहीं मालूम है मतलब ब्यूरी का मतलब क्या होता है, फिर भी आप इसको फर्स्ट नंबर मार के भागेंगे आराम से, बहुत ही आसान। आगे बढ़ते हैं, उनको सिंपल ग्राफ के अंदर दफनाया जाता है, ऐसा कुछ लिखा गया है। मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फिल इन द ब्लैंक्स, द ओल्ड किंगडम आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच। जो महल बनता है, मॉन्यूमेंट्स बनते हैं, भवन बनते हैं, वो सब कुछ बड़े और पैसे वाले लोग के लिए होता है। तो वही कह रहा है कि जो सोर्स मिलता है मुझे, ट्रेडिशनल का सोर्स, वहां से जो मिलता है इन्फॉर्मेशन, वो सब कुछ किसके बारे में होता है? अबाउट द ओल्ड किंगडम आर मॉन्यूमेंट्स ऑफ द रिच एट ऑफ ऑन, बहुत ही घटिया पैसेज। आगे बढ़ते हैं, रिच फिल इन द ब्लैंक्स पिरामिड्स एंड टॉम्स, ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स बनते हैं वो किसके जैसा? एज क्यों भाई? 10 मतलब इसलिए क्यों लगाएंगे बताओ? सच हो सकता था कब? जब सच के बाद एज लगाते हैं, यहाँ पे सच एज पिरामिड्स एंड टॉम्स ऐसे बोलते तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सच तो एज तो है ही नहीं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइक। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल की तरफ आते हैं। इवन पेपरी कम मेनली फ्रॉम पिरामिड टेम्पल्स, कुछ होगा पेपरी, आई डोंट नो, उस टेम्पल से बिलोंग करता है, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इन द ब्लैंक्स, दिस डज नॉट मीन दैट डेथ वाज इजिप्टियंस ओनली प्रीऑक्यूपेशन, ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है, जो भी है, मतलब जो भी कह रहा है कि यहाँ पे पेपरी जो है वो कम होता है कहाँ से? पिरामिड टेम्पल से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। तो लेकिन के लिए क्या लगाएंगे? इसका मतलब क्या होता है? मोर ओवर का, आप देखना, इसका मतलब होता है इसके अलावे, लिख लो, कितने लोगों को इसका मतलब नहीं मालूम होगा। मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावे। तो क्या ये वर्ड यहाँ पे सूट कर रहा है? नहीं कर रहा है। बट इज द ओनली ऑप्शन जो कि यहाँ पे सूट कर रहा है। ये कब लगाते हैं? जब यहाँ पे आगे किसी वर्ड में ऑल्दो, यद्यपि लगा होता है ना, उसके लिए लगाते हैं हम लोग। दो या ऑल्दो लगा होता है तो हम क्या लगाते हैं? ऑल्दो, हाँ लगाते हैं। या फिर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव वाला सेंटेंस लगाते हैं ना, येट आई हैव नॉट, ऐसा कुछ यहाँ पे लगाते हैं, तब यहाँ पे हम येट का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बट इज द सुटेबल वर्ड जो कि हम लगाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये शिफ्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको हेल्प मिलता है तो एक बार लाइक कर देना हमारी इस वीडियो को, ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आपके लिए अच्छा काम कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।